बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड दी न्यूज़ का खुसूसी ट्रांसमिशन जश्न आज़ादी की तमाम देखने वालों को मुबारकबाद। और जैसे कि ये जश्न आज़ादी का समा हर गली, हर कूचा, हर पाकिस्तान के शहर और इसके साथ साथ हर सूबे में गूंजता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मार्का हक जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं और ये मार्का हक जश्न आज़ादी खास करके अफवाज पाकिस्तान की फतह और साथ साथ हमारी आवाम की फतह है, जिसका जश्न हम देख रहे हैं कि हर गली में रौनकें नजर आ रही हैं। कुछ ही महीनों से कबल हमने देखा कि एक फिजा जो कि कायम की गई, हमने देखा कि बहुत ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे कि पाकिस्तान एक ऐसी एंटिटी पेश की गई दुनिया के आगे जैसे कि पाकिस्तान के साथ कुछ गलत हो गया। खुदा ना करे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो ऐसी सूरत हाल में पाक अफवाज, हमारी अवाम, सहाफ़ी बरादरीन भरपूर साथ देते हुए हमारी हमसाए मुल्क को, हमारी दुश्मन मुल्क को, उसको ऐसा सबक सिखाया कि आज भी अब रहती दुनिया तक, खास करके इंडिया अब ये याद रखेगा, बल्कि धमकियां देना या किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे करने से शदीद परहेज भी करेगा। आज का ये खुसूसी प्रोग्राम जो कि हम जश्न आज़ादी के हवाले से मना रहे हैं, ऐसे में जश्न आज़ादी सिर्फ और सिर्फ जश्न आज़ादी नहीं बल्कि 78 साल मुकम्मल होने के साथ साथ मार्का हक का ये जश्न है। हमने गुज़िश्ता रोज भी देखा कि बड़े पैमाने पर सेलिब्रेशन नजर आई। आज के दिन की अगर बात करें तो सुबह से तकरीबात का आगाज हो गया, तोपों की सलामी दी गई, मज़ार कायद की बात करें, मज़ार इकबाल की बात करें तो बेशतर जगहों पे हमने देखा कि वो वलवला, वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमें नजर आता हुआ दिखाई दिया है। ऐसे में मुल्क पाकिस्तान की वो नौजवान जो कि इस वक्त डिजिटल मीडिया को बड़ा फॉलो कर रहे होते हैं, हमने उनको भी देखा कि उन्होंने खास करके अपनी एक शमूलियत तो दी, इसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान और इसके साथ साथ पाकिस्तान में रहने वाले तमाम बाशिंदों का एहतराम करते हुए इस दिन को मनाने का भरपूर तरीके से आगाज भी किया। अच्छा, बड़ा एक अच्छा सिलसिला हम देख तो रहे हैं। चरागा भी देखा हमने ये भी देखा गवर्नर हाउस में बड़ी तकरीबात हुई। हमने देखा कि जिना ग्राउंड जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है, परेड ग्राउंड है, वहां बड़ी तकरीबात हुई, मार्का हक के हवाले से तकरीबात हुई। लाहौर में मीनार पाकिस्तान देखा हमने, शहरी कराची में लेजर लाइट शो देखा। पूरे पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में हमने खुशियां ही खुशियां देखी और ऐसी खुशियां जो कि 78 साल मुकम्मल होने की खुशी में मनाई गई। ऐसे में आज के प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के अंदर हमारे साथ आज हमारे मेहमानान गिरामी भी मौजूद है, मारूफ शख्सियात हैं, उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे और वेलकम करेंगे। हमारे प्रोग्राम में मेजर रिटायर्ड शेख नदीम साहब मौजूद है। सबसे पहले तो सर आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक और वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। इसके साथ साथ हमारे साथ इकबाल एडवानी साहब मौजूद है। सर आपको भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और जारी बड़ा एक हम देख रहे हैं कि सिलसिला जुड़ चुका है, ऐसे में आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको वेलकम भी करेंगे। हमारे साथ साजिद अहमद साहब मौजूद हैं, साबिक रुकन कौमी असम्बली भी हैं, मेंबर नेशनल असम्बली के इनका ताल्लुक भी है, हम इनके साथ भी जुड़े हुए हैं। सर सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में और जश्न आज़ादी जो है वो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सर बड़ा अच्छे तरीके से हम देख रहे हैं कि इसकी सेलिब्रेशन का आगाज किया गया। अच्छा, सेलिब्रेशन हम देख रहे हैं ये तो मनाई जा रही है, लेकिन खास करके ये सेलिब्रेशन जो है वो हम मना रहे हैं। ऐसे में साजिद साहब, जाहिर ये आपकी बड़ी गहरी नजर हम देखते हैं कि रहती है तमाम तरह सूरत हाल के ऊपर। ऐसे में 78 साल तो मुकम्मल हुए, मार्का हक का हम जश्न भी मना रहे हैं। बड़ा मुनफरिद सा एक सिलसिला हम देख रहे हैं। पिछले 5 सालों को और इस साल को कंपेयर कर रहे हैं तो नजर आ रहा है कि थोड़ा सा वाज़ेह फर्क है। इस बार जश्न से लेके लोगों में यकजहती से लेके सब कुछ बड़ा अलग तरीके से दिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम। तमाम पाकिस्तानियों को और जो प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और पाकिस्तान की जश्न आज़ादी, पाकिस्तान को बने हुए 78 साल हो चुके हैं और इन 78 साल के अंदर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ नशे खुराज देखे हैं, मुख्तलिफ हालात से गुजर कर आज पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा है, जहाँ हमने मुख्तलिफ वक्तों के अंदर मायूसी के बहुत ज़्यादा साए मंडाते थे पाकिस्तान पर, मईशत के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से और दीगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, टेररिज्म, तालिबान दहशत, सब कुछ ये था पाकिस्तान में। लोग बहुत मायूस भी थे। तो वहीं पर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में बहुत तरक्की भी की, बहुत आगे गए। अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले, कुछ अरसे पहले बल्कि, जो मार्का हक जो पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान नेवी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिलकर जो ज्वाइंट होकर जंग लड़ी है और उसमें जो कामयाबी हासिल की, उसने कौम को एक नई खुशी दी है। और यकीनन जब स्टार्ट मामला हुए तो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे, और वो ओवरसीज़ में रहते हों या कि इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं। हर बंदा बहुत ज़्यादा परेशान था कि ना जाने आगे क्या होने जा रहा है,
ये जंग कितनी तवील होगी, इसके नुकसान क्या होंगे, बॉर्डर की सिचुएशन क्या बनेगी आगे चल के, क्या होगा क्या नहीं होगा, गो मगो की कैफियत थी। लेकिन बहुत ही अच्छी हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान आर्मी ने, हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ दिन तक उनका सिर्फ बर्दाश्त किया, उनके अटैक जो हो रहे थे उनको बर्दाश्त किया, सब्र किया, और दुनिया भर में सिफारतकारी के जरिए लोगों को बावर कराया कि देखें ये भारत गलत कर रहा है। सबसे पहले इस चीज़ को उन्होंने कंफर्म किया कि भारत गलत कर रहा है, उसके बाद अटैक किया, तो दुनिया फिर पाकिस्तान के साथ हो गई कि नहीं, पाकिस्तान ने 12 कोशिश की जंग रुके, दुनिया को अपने एतमाद में लिया, सिफारतकारी अच्छी की, दुनिया में लॉबिंग अच्छी की, और उसके नतीजे जब पाकिस्तान जंग जीता तो दुनिया पाकिस्तान के फेवर में आ गई। और आज 14 अगस्त को यकीनन पाकिस्तान के बच्चे, बूढ़े, जवान, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस हो, सीएम हाउस हो, गवर्नर हाउस हो, अपना ऐवान सदर हो, दुनिया हर स्कूल्स हो, कॉलेज हो, वहाँ पर बहुत जोश व खरोश के साथ लोगों ने पाकिस्तान की इस खुशियों को सेलिब्रेट किया है। और बहुत खुश थे इसलिए कि एक तो 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, बहुत कुर्बानियों के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद, बहुत शहादतों के बाद और बहुत ज़्यादा बड़ी हिजरत के बाद पाकिस्तान बना। और उसके बाद आज पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को ज़ेर किया है, तो मेरे ख्याल में अब ज़बर कभी नहीं हो सकेगा वो। क्या बात, ज़बर होने के लिए टाइम लगेगा भी इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल ऐसा, बल्कि मैलिक आंख से देखने की तो अब जरूरत ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान ने इंटरनेशनल जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इस चीज़ की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है कि अब किसी किस्म का प्रोपेगेंडा वो बेनकाब नहीं होगा, पहले से बेनकाब है। सर मेजर साहब की जाने बढ़ेंगे। मेजर साहब, ज़ाहिर बड़ी गहरी नज़र आपकी होती है तमाम तरह सूरत हाल पे, जिस तरह की सिचुएशन को हमने टेक ओवर किया, जिस तरीके से हमने रिस्पांस दिया। अब यहाँ पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक ये कि ये जो हमारी कौम है ना, बड़ी जंगजू कौम है, मुत्तहिद हर प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आएगी, हर बात पे जहाँ पे हम जायज है वहां पे लब्बैक कहते हुए हर कोई नजर आएगा। ऐसे में पुरअमन तरीके से हमने जंग जीती भी और हमने भरपूर जवाब भी दिया। सर ये रिस्पॉन्स कैसा था? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इंडिया को खास तौर पर, ठीक है, हर जंग में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और यही रिस्पॉन्स है कि पाकिस्तान चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया अपने आप को सुपर पावर पोस्ट कर रहा था पूरी दुनिया के अंदर, उसका गुरूर हमने इसी रिस्पॉन्स से ही तोड़ा। उन्होंने जब न्यूक्लियर धमाका किया, हमने उसके जवाब में न्यूक्लियर धमाका किया। उन्होंने जब मिसाइल टेक्नोलॉजी स्टार्ट की, हमने मिसाइल फायर करके जवाब दिया। उन्होंने बैलिस्टिक बनाया, हमने बैलिस्टिक। उन्होंने क्रूज, हमने क्रूज। उन्होंने फाइटर जेट बनाया, हमने फाइटर जेट बनाया। तो सबसे बड़ी चीज है कि वी आर 7% ऑफ द इंडिया, ठीक है, एज पर एज द एरिया इज कंसर्न, द पॉपुलेशन इज कंसर्न। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत टाइमली और इंस्टेंट रिस्पॉन्ड किया। यही हाल जंगों का भी है, रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा कि कारगिल की जंग में तो मैं खुद पार्टिसिपेट किया, और टाइगर हिल के जो लेफ्ट फ्लैंक था मैं उसके ऊपर वहाँ पे था, और हमने वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया को रिस्पॉन्ड किया। लेकिन बहुत सारी जगहों पे पॉलिटिकल चीज़ें आ जाती हैं, तो पॉलिटिकली हमें बहुत सारी चीज़ें जो है, हमारी लीडरशिप ज़ाहिर है कि वो स्टेट के अंडर में होती है, तो बहुत सारी चीज़ों में हमें जो है वो उसके हिसाब से एक्ट करना होता है। इसी तरह से मार्का हक में तो आपने देख ही लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि किस तरह अल्लाह अकबर के साथ फतह 2 और फतह 1 मिसाइल गए इंडिया के ऊपर, और जिस तरह से इंडिया का जो ये टेक्नोलॉजी का, इनके पास दुनिया के हर बेहतरीन तैयारी इन्होंने जमा किए हुए थे, MiG-29, रफाल, यू नेम एनीथिंग, यूरो फाइटर। और अल्हम्दुलिल्लाह इनको बड़ा गुरूर था अपनी एयर के ऊपर। हालांकि इनकी एयरफोर्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जलील हो चुकी है, अब तो कोई इनको जहाज देने पर तैयार नहीं कि इट इज ऑलवेज मैन बिहाइंड द गन, इट इज नॉट ओनली द टेक्नोलॉजी, इट इज द मैन बिहाइंड द गन। तो वो ये कहते हैं कि यार ये बेसिकली द पायलट, इट वॉज द फॉल्ट ऑफ द पायलट, जिसकी वजह से हमारे जो बदनामी हो रही है, और हम आइंदा इस तरह के जहाज इंडिया को नहीं देंगे। तो आप देखें कि उनका जो एयर चीफ है वो कोमा में था 3 महीने से, और अभी वो कोमा से निकला है इस जंग के, और उसने अचानक अनाउंस किया कि जी हमने भी 5 तैयारी कराए थे। ये ऐसा ही है कि मैच खत्म हो जाए और स्कोर बोर्ड पे लिखा हो 0 और 6, अचानक आके 3 महीने बाद वो कहे कि जी 0 का हटा के हमारी भी 6 कर दो, तो ऐसा नहीं होता। तो ये आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अफवाज ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। उधर से उन्होंने विक्रांत जैसे ही बाहर निकाला खलीज से, तो पाकिस्तान नेवी यहाँ से रेडी हो गई, और हमारी सबमरीन जो है वो डिप्लॉयड हो गई इमीडिएटली। तो आप देखें कि विक्रांत को वापस अंदर लेके, क्योंकि हमारी सबमरीन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी रखती है, और हमें पता था कि अगर विक्रांत आया सामने, ये जो इन्होंने ऐसी शोशा के लिए रखा हुआ है, तो उसके सेंटर में विक्रांत के जो है ना इंशाल्लाह मिसाइल गिरेगा, तो ये
तो यकीनन के 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अफवाज ने ये बहुत बड़ा मौका, और पूरी दुनिया में इस वक्त हमारे ये गूंज उठ रही है, इससे बढ़ के क्या है कि दुनिया का किंग ट्रंप जो है वो आपके जो है वो कसीदे पढ़ रहा है, और 25-30 दफा वो पाकिस्तान का नाम ले चुका है। दुनिया अब सोच रही है कि पाकिस्तान, पाकिस्तान, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम दुनिया में गूंज रहा है। बेहतरीन। अच्छा, एक और चीज हम देखते थे कि पहले बातें झुटला दी जाती थी, हमारा दुश्मन जो मुल्क है वो हमारी हिस्ट्री को भी झुटलाता था। ऐसे में हमने देखा कि डिजिटल मीडिया के थ्रू भी ये चीजें बड़ी प्रोपेगेंडा क्रिएट होता रहा। ऐसे में इस बार जो हमने देखा, जो रिएक्शन दिया गया, उससे पूरी दुनिया को साबित हो गया कि ये झूठे और हमेशा झूठे ही रहेंगे। सर बिल्कुल, हम बढ़ेंगे इकबाल अडवाणी साहब की जानिब। इकबाल साहब, ज़ाहिर सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक जश्न आज़ादी की, और हम ये देख रहे हैं कि जश्न का समा तो हमें नजर आ रहा है। सर, ये जो मार्का हक हमने देखा, और जिसे हम, मुझे तो लगता है ये एक दिन काफी नहीं है इसको सेलिब्रेट करने के लिए, अगर हम सालों भी करें तो कम नहीं है, क्योंकि सालों से हमारे पीछे झूठे प्रोपेगेंडे बनाए जा रहे थे। हम 71 की जंग ले लें, हम जितनी भी हमने जंगें लड़ी हैं, खास करके ये हमसाए मुल्क से, तो उसमें जो हमें रिस्पॉन्स मिलता था वो बड़ा झुटलाहट में जो है ना डूबा हुआ मिलता था। सर, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पिछली जितनी भी जंगें हुई हैं वो काफ़ी बैलेंस रही हैं जंगें। 71 का तो खैर मामला ही अलग था बांग्लादेश के हवाले से, 65 हो गया, बाद में हो गई जितनी भी जंगें वो, यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उसमें डिवाइड थी कि हाँ भाई पाकिस्तान ने ये किया, इंडिया ने ये किया। इस बार ऐसा हुआ, इस बार बिल्कुल वन साइडेड जंग हो गई। अब जब वन साइडेड कोई चीज़ हो जाती है तो कोई कितना भी उस मुल्क की फेवर में हो, वो एक लिमिट से ज़्यादा बात नहीं कर सकता। और दूसरा, इस बार जो जंग हुई है, इस जंग में उस जंग में फ़र्क ये है कि आज सोशल मीडिया बहुत आता है, हर किसी के पास वीडियो बन जाती है, हर किसी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। जब तक इंफॉर्मेशन रोकी जाएगी तो बातें बहुत सी बनती है, आज इंफॉर्मेशन रुकती नहीं है, पहली चीज़। और बाकी चीज़ के इस बार जो जंग हुई, इसमें पाकिस्तान की ऐसी चीज़ कि पाकिस्तान ने ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी यूज़ की वो 80%, 81% चाइनीज़ टेक्नोलॉजी थी। और क्योंकि अमेरिका ने काफ़ी अरसे से हम पे पाबंदियाँ लगा रखी थी, और इसमें पाकिस्तान ने खुद अपने आप को काफ़ी डेवलप किया। पाकिस्तान ने खुद भी काफ़ी इसमें तरक्की की है वेपन बनाने में, यानी आज पाकिस्तान खुद भी बहुत वेपन बना रहा है, भले चाइनीज़ टेक्नोलॉजी थी, हमने भी वेपन बहुत बनाए। और दूसरी चीज़ जो हम जो डिफरेंस जो ज़्यादा देख रहे हैं कि जब 79 से जो अफगान वॉर शुरू हुई, पहली अफगान वॉर, दूसरी अफगान वॉर, और पाकिस्तान जो आप सहेंगे 45 साल तक पाकिस्तान की फौज ट्रेन हो गई है, हम लड़ रहे हैं काफ़ी टाइम से। इंटरनल भी आपने ये टेररिज्म बहुत बड़ा हमारे यहाँ अफगान वॉर के बाद फिर बढ़ता रहा। हम अभी भी जंगी हालत में बेसिकली, अभी भी बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। तो हमारी फौज की ट्रेनिंग एक तरह से बहुत आला लेवल की हो गई अगर देखा जाए तो। इंडियन फौजी इतने ट्रेन नहीं है, एयरफोर्स में भी वो हमसे बहुत पीछे हैं, और ग्राउंड वॉर भी। अब देखिए ना, जिस मुल्क का हमारे मुल्क के मुकाबले में 8 गुना ज्यादा बजट हो डिफेंस का, उसका हमने ये हाल कर दिया, तो इसका मतलब हमारी फौज काफी ट्रेन है। टेक्नोलॉजी जो सीधी कि चाइनीज टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी थी जिसके साथ पाकिस्तान ने मिलके काम किया, वो कभी टेस्ट नहीं हुई थी, उनको पता नहीं था हमारे पास क्या है। और इसी वजह से इतने बड़े मार्जिन के साथ कि साहिदी दुनिया में कोई मुल्क हो जो इंडिया की फेवर में खड़ा हो, हत्ता कि आज तक इंडिया की मीडिया भी आप देख लें, इतना टाइम हो गया, इंडिया की मीडिया आज तक उसी जंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और अपनी गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं। तो काफी डिफरेंस था। और दूसरी जो इसमें एक और सबसे बड़ी फतेह इस वक्त हमें ज़ाहिर आपका मौक़िफ़ भी हमारे सामने ही है, और इस वक्त मीरपुर खास से हमें ज्वाइन किया है मेयर हैं अब्दुल रऊफ गौरी साहब ने। सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। अब्दुल रऊफ गौरी साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल, आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, और सबसे पहले आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। सर, किस तरह का समा देख रहे हैं मीरपुर खास में, क्योंकि हम देखते हैं कि जहां शहर कायद की बात आती है तो वहां सखर की बात, मीरपुर खास की बात ना की जाए तो प्रोग्राम भी अधूरा है। जी जी, मैं बताता चलूँ, जश्न आज़ादी के हवाले से मीरपुर खास में बड़ा जोश और खरोश है। अवाम अपने घरों से बाहर निकली हुई है। तमाम मेरी जो फैन में देख रहा हूँ तो तमाम जोश और खरोश बहुत ज्यादा है अवाम में। बेहतरीन। सर, मार्का हक जश्न आज़ादी हम बना रहे हैं, मार्का हक जारी हम पूरे शहर कराची में देख रहे हैं, भरपूर तरीके से मनाया गया। मार्का हक के हवाले से मीरपुर खास में किस तरीके से एहतमाम किया गया, और खास करके आप एज अ मेयर हैं तो आप लोगों ने क्या क्या इंतजाम किए वहां पर?
जी, हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, माल का हक के नाम से हमने बहुत ज़्यादा इवेंट किए हैं। इसमें हमने बहुत सी कंपटीशन, एजुकेशन के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से और दीगर काफ़ी प्रोग्राम करवाए और माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम हुए। मीतुकात मैं समझता हूँ डिवीज़न में फर्स्ट मीतुकात है जिसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इतने प्रोग्राम हुए। ठीक, अच्छा ये भी बताइएगा कि मीरपुर खास के हम अगर बात करें तो शहर भी है, शहर के साथ साथ मसाइल भी हैं और हमेशा हम देखते हैं कि लिमिटेड वसाइल बताए जाते हैं जिसको यूटिलाइज करके आप लोग आवाम के लिए खिदमत कर रहे होते हैं। ऐसे में मारकहत जश्न आज़ादी के मौके पर क्या तोहफा दिया है आपने आवाम को? जी बिल्कुल, पहले ये म्यूनिसिपल एक कमेटी होती थी, अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फर्स्ट टाइम बनी है और फर्स्ट मेयर यहाँ यानी पहली मरतबा मेयर बनी है और कॉर्पोरेशन आया है। तो हमने अपने महदूद वसाइल में बहुत से एंटरटेनमेंट और कोशिश की है कि हमारी जो मीतुकात की आवाम है इनको एक एंटरटेनमेंट दिया जाए और फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो अपने जो घुटननुमा माहौल से बाहर निकल कर और अच्छे एक माहौल में जो हमारे मार्कर हक जो हम मना रहे हैं उसको एक माहौल दिया। हमने यहाँ चरागा किए हैं, बहुत से हमारे मॉन्यूमेंट जो हमारे रोड वगैरह जितने भी हैं तो उनकी चरागा इवेंट रखवाना और बहुत से ऐसे हमारे म्यूजिकल प्रोग्राम और हमने आतिशबाजी जैसे प्रोग्राम और बहुत से ऐसे मेले सजाए स्पोर्ट्स के हवाले से ताकि लोग आए और एंटरटेनमेंट हो और हमारे जो मार्का हक जो हम बना रहे हैं दुश्मन को ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि हमारे पाक अफवाज ने जो जिस तरह कामयाबी हासिल की तो हमारी उसमें पार्टिसिपेट बनती है और देश भर से हम 14 अगस्त तक मुकम्मल प्रोग्राम और मुकम्मल यानी एक जमा गेमिंग है। ठीक, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे मीरपुर खास से अब्दुल रऊफ गौरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम में आपकी शमूलियत हुई और इसके साथ साथ आप ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन का प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ का, तो उसके बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। और जैसे कि जश्न आज़ादी की तैयारियां और इसके साथ साथ जश्न आज़ादी जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है इस पर बात हो रही है। इकबाल इमरानी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और बीच में ज़ाहिर है हमारे खुसूसी मेहमान की कॉल भी जो है वो हमें लेनी पड़ गई थी। तो सर इमरानी साहब क्या कह रहे थे, आप इसी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। मैं यही कह रहा था कि ग्राउंड की जंग के बाद पाकिस्तान ने जो सबसे ज़्यादा जो जिस पे काम किया वो सिफारती सतह पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कामयाब रहा, डिप्लोमेटिक। यानी मुझे लगता है जब से इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए हैं तो पाकिस्तान ने इतनी बड़ी जंग जीती नहीं है एज ए मिलिट्री हिसाब से, आप देखें ग्राउंड फोर्स के हिसाब से, और इसी तरह सिफारती सतह पे भी। सिफारती सतह पे यहाँ पे इस तरह की पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक डेलीगेशन विजिट कर रहा था, हर किसी से मिल रहा था। उसी वक्त इंडिया का भी एक डेलीगेशन गया हुआ था लेकिन वो नाकाम हुआ, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा था और पाकिस्तान की हर किसी ने बात सुनी। तो मुझे लगता है पहली बार ऐसा वाक़या हुआ कि इंडिया को हमने दोनों जगह पे मात की। और सबसे बड़ी बात इस वक्त इस जंग के बाद इंडिया तनाव हो गया और पाकिस्तान के साथ काफ़ी मुल्क जुड़ गए क्योंकि उसमें पाकिस्तान ने इस तरह बयान किया कि इसमें सच्चाई बहुत ज़्यादा थी। ये जो पहलगाम अटैक हुआ था वो इंडिया के पास कोई एविडेंस नहीं था। दुनिया ने इनसे यही पूछा कि आपके पास एविडेंस है? नहीं। पाकिस्तान ने उसी वक्त पाकिस्तान के जो वजीर आजम थे, जो प्राइम मिनिस्टर, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि आप किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी से इसकी तहकीकात करवा लें। इंडिया नहीं करवा पाया। तो वही वजह थी कि पूरी दुनिया का झुकाव पाकिस्तान की तरफ आ गया और जैसे हर मुल्क की अपनी एजेंसियाँ होती हैं तो उन्होंने सर्वे किया, रिसर्च की, सब मालूम हुआ कि ये पहलगाम अटैक जो इंडिया ने खुद करवाया जिसकी वजह से पाकिस्तान को सपोर्ट मिल गया। लेकिन पहली बार पाकिस्तान काफ़ी यूनाइटेड नजर आया। आपने देखा होगा पूरा मुल्क मुझे लगता है इतनी क्रिटिसाइज हो रही थी, खास करके हमारी फोर्स के ऊपर, हमारे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जंग से पहले। यानी काफ़ी ऐसा माहौल बन गया था, हर चैनल पे कुछ ना कुछ ऐसी बातें आ रही थी। लेकिन जैसे जंग शुरू हुई उसी वक्त जैसे हालात हुए चेंज, मैंने नहीं देखा कि किसी जर्नलिस्ट ने या किसी मीडिया चैनल पे कोई भी नेगेटिव बात भी हो। और यही तरीक़ेकार था कि हम उस वक्त इतने यूनाइटेड हो गए जिसकी वजह से मुझे लगता है हमारी आर्मी को भी काफ़ी हौसला मिला। और यही तरीक़ेकार होना चाहिए
इख्तिलाफात हर किसी के होते हैं, हमारे भी हैं इख्तिलाफात, लेकिन ऐसा वक्त हो जब मुल्क के ऊपर बात आए तो सबको यूनाइटेड हो जाना चाहिए। उस वक्त हमको सबको यही नजर आया कि पूरा मुल्क यूनाइटेड था, सियासतदान यूनाइटेड थे, फौज यूनाइटेड थी, इस्टेब्लिशमेंट, अवाम, मीडिया। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान की, और मुझे लगता है ये वो कामयाबी है। अगर आज पाकिस्तान अपने आप को उस कामयाबी के बाद अपने आप को अगर सही लेकर चले तो मुझे लगता है पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है। बस शर्त यह है कि हमको काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा और अपने मुल्क के मफाद में हर वो काम करना चाहिए जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान काफ़ी अच्छे तरीके से जा रहा है और इन फ्यूचर में मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। बेहतरीन, इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। और जंगबंदी के हवाले से अगर बात करें, सफेद झंडा लहराया गया बॉर्डर पे, वो सबने देखा, उसे कैप्चर किया, वो जो शिकस्त थी उसको तस्लीम किया गया कि वाकई में वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने कुछ गलती की है। ये इस पर थोड़ी सी और भी नजर डालेगी, सिर्फ सफेद झंडे सिर्फ लहरा देना बॉर्डर पे यही काफ़ी था, या शिकस्त मानने के लिए सफारती सतह पर आना और तमाम डॉक्यूमेंटेड तौर पे इन तमाम चीज़ों को तस्लीम करना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, चाहे सफ़ेद झंडा लहराएं या डिप्लोमेटिकली ऑन द नीज आ जाएं, हमें तो दोनों सूरतों में उन्होंने यही किया। जो बॉर्डर पे लोग बैठे हुए थे उन्होंने सफ़ेद झंडा लहराया, जो लोकसभा में बैठे थे, जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज चला रहे थे, उन्होंने डिप्लोमेटिक एक्शन किया। आप देखिए कि अभी तक वो नहीं मान रहे थे कि हमें अमेरिका सदर ने जो है वो नहीं कराई ये जो सीज फायर है, ठीक है ये लेकिन आज वो मान गए। अमेरिकन सदर ने 27 दफा अब तक बोल दिया है कि जनाब ये सीज फायर मैंने कराया और मैंने फोन किया था। उन्होंने मान लिया कि हाँ जी फोन आया था, ठीक है, मार्को रूबियो का, और उन्होंने बात की थी। तो आप देखिए कि ये इन्होंने शिकस्त हर जगह तस्लीम की। फिर आप देखिए कि जिस तरह से इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो बाहर एक दौरे पे गए, वहाँ उनसे क्वेश्चन किया गया इसी तरह से बैन अवी मीडिया ने कि भाई आपके ये इतने तैयारे गिरे कि आप तस्लीम करते हैं। उन्होंने कहा देखिए बात ये है कि हम ठीक है ये जो गिरे हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्यों गिरे। यानी उन्होंने उसके ऊपर जो है वो एक तरह से उस चीज़ का इस बात किए, उसको एग्री किया कि हाँ जी उनके तैयारे गिरे हैं और वो उसकी अब तहकीकात कर रहे हैं कि रीज़न क्या था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया को जो शिकस्त फाइश हुई है, जैसे इकबाल भाई ने बताया कि पूरी दुनिया के सामने इस्टेब्लिश है, डिप्लोमेटिकली भी, पॉलिटिकली भी और दिफाई तौर पर भी, मिलिट्री डिफीट भी उनको हुई। और अब उस पूरी दुनिया में जो उनका एक पोस्चर था, आपने देखा कि जो इनका फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, वो किस तरह गर्दन में सरिया रख के एससीओ की कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद आया था और उस वही से ऐसी गर्दन अकड़ा के तो वापस चला गया था। आज लोकसभा में उसके आप पोस्टर देखें, उसकी गर्दन झुकी हुई है, कोई लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि भाई बताओ तुम बताओ अभी तुम क्या करके आए हो। और जैसे इकबाल भाई ने बताया कि पाकिस्तानी डेलीगेशन माशाल्लाह गया बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में, और उन्होंने जाके जनाब पूरी दुनिया के अंदर अपना मौक़िफ़ पेश किया। पूरी दुनिया में किसी ने भी भारत के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया। जयशंकर साहब यूरोपीय यूनियन गए, वहाँ उन्होंने कहा कि हमारी बात को आप एक्सेप्ट करें, तो जो उनके उसूला है उन्होंने कहा कि नहीं आप हमें एविडेंस दें। उन्होंने कहा वी आर नॉट हियर फॉर टीचिंग, डोंट टीच अस, ठीक है, जस्ट एग्री ऑन अस। उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता, गिव अस द एविडेंस। तो इस तरह की उनकी हार्ड टॉक्स भी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई दुनिया ने एविडेंस मांगी जो इंडिया के पास नहीं थी। बेहतरीन। और बिल्कुल साजिद भाई जाहिर आपकी जानिब बढ़ेंगे, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अब इंडिया जो है वो हम भारत को देखते तन्हाई का शिकार हो गया, ऐसे भी हम देखते करारदातें पेश की गई कश्मीर डेज पे। हम देखते हैं मुख्तलिफ जो हमारे पास नेशनल डेज होते हैं, हमने उसमें भी देखा कि हम हमेशा कश्मीर की हिमायत में नजर आए। अब जिस तरीके से इंडिया तन्हाई का शिकार नजर आ रहा है, ऐसे में लगता है करारदातें मंजूर हो जाएंगी। और जिस तरीके से अभी आपने बताया 27 बार अमेरिका के सदर जो है वो पाकिस्तान का नाम ले चुके हैं या उनके फेवर में बात करना चाहते हैं, ऐसे में नहीं लगता कि अगर थोड़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई जाए तो कश्मीर भी आज़ाद हो सकता है? देखिए बिल्कुल, कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है और उसको आज़ाद होना पड़ेगा एक न एक दिन ना, हर सूरत के अंदर, ठीक है ना। अब उसके लिए रास्ता पीस का है या जंग का, ये दो रास्ते हैं। इसमें से अब ये भी, इसमें भी इंडिया की चॉइस है कि वो रास्ता कौन सा चुनता है, ठीक है ना। कुरान के अंदर ग़ज़वा हिंद का भी जिक्र है बाकायदा तौर पर, और ये होनी है, जो जिक्र है वो सब कुछ होना है कुरान के अंदर, ठीक है ना। और आज नहीं तो कल ये सब पर सारे काम होने हैं। और दुनिया जिस तरफ जा रही है उस एक एक चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बताई है कि दुनिया का वजूद और दुनिया का एंड किस तरह होना है, ठीक है ना। अच्छा, दुनिया अगर हम और थोड़ा मुताला करें, देखें तो दुनिया में जो लीडरान को कामयाबी, जैसे क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना को कामयाबी हासिल हुई पाकिस्तान बनाने में, उनके साथ एक मजबूत टीम थी। और जब अल्लाह किसी से जब कोई काम लेना चाहता है ना, तो ऑटोमेटिक उनको सिंसियर, उनको पॉजिटिव थिंकिंग के लोग,
उनको अच्छे जान देने वाले लोग और लोगों की तवज्जो उस लीडर की जानिब मुतवज्जा कर देता है, ठीक है ना, ताकि वो लीडर अपने गोल्स टारगेट्स को अचीव कर सके, ठीक है ना। जिस तरह कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए जद्दोजहद स्टार्ट की, हज़ारों लोगों ने वहाँ कुर्बानियाँ दी, लाखों लोग शहीद हुए वहाँ पर, और इंडिया में अपनी जायदादें मालूमात सब छोड़कर पाकिस्तान माइग्रेट कर आए। तो ये ऐसे इतना आसान नहीं था सब कुछ। एक बड़ी टीम वहाँ थी जो उनके साथ थी, और वही उस टीम का जज्बा भी था कुर्बानी देने का, मर मिटने का, ख़त्म करने का अपने आप को, और फिर पाकिस्तान को वजूद में लाने का था। तो मजबूत टीम की वजह से कामयाबी हासिल कायद मोहम्मद अली जिन्ना को हुई। फिर उस टीम में ऐसे से लोग साथ हुए कि जिन्होंने, किसी ने झंडे का नाम उसमें तरतीब दिया, बनाया, बताया कि इस पाकिस्तान का नाम ये होना चाहिए, पाकिस्तान होना चाहिए, इस जो हम खत्ता बनाने जा रहे हैं उसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए, सही ना। सही मोहुद्दीन साहब थे, ठीक है ना। फिर मास्टर अफजाल हुसैन साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे को सिया, ठीक है ना, इनका नाम भी ज़रूरी है, ठीक है ना। और फिर इसके साथ बहुत सारे ऐसे गुमनाम लोग थे जिनके नाम नहीं हैं। इसका मतलब ये कि बगैर पब्लिक के सपोर्ट के, बगैर यूनिटी के, बगैर इत्तेहाद के कोई जंग दुनिया में कोई नहीं जीत सकता, ठीक है। अलोन कोई भी फर्द, कोई शख्स, कोई इदारा, कोई पॉलिटिकल जमात कामयाबी हासिल नहीं कर सकती ना। कामयाबी के लिए यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं या चल रहे थे, आज आप देखें कि पूरा पाकिस्तान की लाइन और लैंड बिल्कुल स्टेट एक है ना, कि हमें खुशी है कि भारत से पाकिस्तान जीता है, और आज़ादी एक नेमत है। अगर आज़ादी की कीमत किसी से पूछनी है ना तो आप कश्मीर जाके पूछें। आज़ादी की कीमत किसी से पूछनी है तो जाके देखें इंडिया के अंदर जो सब मुसलमानों के हालात हैं, कि अचानक मॉब आता है, उनकी दुकानों को जला देता है, उन किसी को बेकतल कर देता है। गुजरात के अंदर जिस तरह 2,500-3 हज़ार मुसलमानों को शहीद किया गया, वहाँ पर मारा गया। तो आज़ादी की कीमत गुलामों से पूछें, वो बताएंगे कि आज़ादी क्या है, सही ना। जो आज़ाद होकर यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, सही ना, ख्वाह वो किसी भी वजह से नाराज़ हो, उनको आज के दिन मैसेज है कि जो कुछ मिलना है इस मुल्क से आपको मिलना है। ये मुल्क आपको देगा, ये मुल्क आपको, इस मुल्क ने आपको नाम दिया है, इस मुल्क ने आपको पहचान दी है, रोज़ी रोटी का कमाने का जरिया, सब कुछ ये मुल्क आपको दे रहा है ना। और ये मुल्क अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बना है, ठीक है ना। ये मुल्क टूटने के लिए बना, ये मुल्क कायम होने के लिए बना है, कायम दायम हमेशा, फॉरएवर, हमेशा के लिए बना है, और इंशाल्लाह कायम दायम रहेगा। और इंशाल्लाह यहाँ से बड़ी बड़ी फतवाहत होंगी आगे चल के, बहुत बड़ी जंगों का आगाज़ होना आगे चल के यहाँ से, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। हमें जहाँ हम दीगर इशूज़ को हम डिस्कस करते हैं, वहाँ हमें चाहिए कि उन लोगों का नाम भी शो करें, शो ऑफ करें, कि जिन्होंने माजी के अंदर पाकिस्तान का नाम दिया। से चौधरी रहमत अली साहब ने पाकिस्तान का नाम दिया बाकायदा तौर पर, और अपने किताबचा उनका था, उसके अंदर उन्होंने नाम उसको बाकायदा तौर पर राइट किया कि पाकिस्तान का नाम ये होना चाहिए। तो हमें तारीख से जब तक हम मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं होंगे ना तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है। और एडवानी साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे क्योंकि वक्त भी हमारे पास बड़ा मुख्तसर सा है, तो ऐसे में आवाम को क्या मैसेज देंगे आज के दिन की मुनासिबत से? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन से तो हवाले से यही मैसेज है कि हम एक आज़ाद मुल्क में हैं, और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए हमको सबको। आप देखें दुनिया में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम से खास करके, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी का बताया, ओवरसीज पाकिस्तानी बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी ओवरसीज का भी बाज़ ओवरसीज पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम पता है क्या है, कि मैंने जहाँ तक जितना देखा है बाहर, पाकिस्तान के बाहर, अगर मैंने किसी को पाकिस्तान की बुराई करते हुए देखा है तो पाकिस्तानी करते हैं। ये सबसे बड़ी हम में खामी है। एक इंडियन, मेरे तो देखे मैं बाहर हूँ तो हर किस्म के लोगों के साथ बैठना उठना है, कुछ इंडियन होते हैं, बांग्लादेश, अलग अलग मुल्कों के, और पाकिस्तानी। मुझे देखें जो रियलिटी है, इंडियनों के मुँह से मैं इंडिया की बुराई नहीं सुनता, बांग्लादेश के लोगों से बांग्लादेश की बुराई नहीं सुनता। उसी महफिल में पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान की बुराई करते हैं। बदकिस्मती से हमारा यह प्रॉब्लम है कि हम खुद अपने मुल्क की बुराई करते हैं। जब हम खुद अपने मुल्क की बुराई करेंगे तो हम किसी से क्या रिस्पेक्ट करते हैं? हम तो उसको भी देखिए, मैं किसी एक सियासी पार्टी को चाहता हूँ, वो गवर्नमेंट में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान खराब हो गया। ये तो मेरी पार्टी आज नहीं तो कल आएगी, या कुछ वक्त पहले थी या आगे जाके आएगी, तो इसका मतलब नहीं है कि हम मुल्क से वो कर रहे हैं। आपने देखा होगा कितने लोगों ने पासपोर्ट तक जलाए थे पाकिस्तान के, आपने वीडियो में देखा था। लेकिन सोचें, उसको भी सोचना चाहिए, जब उसने पहला ट्रेवल किया था तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे क्या था? जब तुझे जलाना था तो उस वक्त जला देना था। चलिए, ये बिल्कुल सही है क्योंकि वक्त बिल्कुल मेरे पास से कुछ ही सेकंड्स मौजूद है। मैं चाहूंगा मेजर साहब क्या कहना चाहेंगे आज के दिन की मुनासिबत से, छोटा सा मैसेज दे दें। देखिए, ये मैसेज वही जो अल्लामा इकबाल का है कि
सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजात का, शहादत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक लीडिंग रोल के तौर पर आ रहा है। तो हमें अपनी जो जनरेशन है उसको पाकिस्तान की अहमियत, जैसे अभी बताई इकबाल भाई ने और हमारे भाई ने, कि किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, गजा को देखें और दूसरे मुल्कों को देखें, तो ये सबक सीखना चाहिए और पाकिस्तान को आगे तरक्की की तरफ लेके जाना चाहिए। बेशक, बिल्कुल जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।